डियर ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्लोब मेडिकोज एस्पायरेंट्स में। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो नेफ्रोलिथियासिस यानी रीनल स्टोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज जो हम बात करेंगे वो नेफ्रोलिथियासिस के बारे में बात करेंगे। नेफ्रोलिथियासिस यानी रीनल स्टोन। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी और रीनल, और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन और कैलकुलाई। तो ये दोनों वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, नेफ्रो और लिथियोसिस। ये दोनों वर्ड को मिला के रीनल स्टोन हम बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है यूरोलिथियासिस, आल्सो नोन एज यूरोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या है, कब बोलेंगे, इसका टर्म कैसे यूज़ करेंगे और कब यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ रीनल कैलकुलाई एट एनी लेवल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में रीनल कैलकुलाई यानी स्टोन कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, उसको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं नेफ्रोलिथियासिस। तो ये नेफ्रोलिथियासिस जो है वो बहुत कॉमन है, पूरे वर्ल्ड वाइड में पाया जा रहा है, पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यूएस में है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें बहुत कॉमन है। लगभग 2% पॉपुलेशन एक्सपीरियंस रीनल स्टोन, यानी 2% जो पॉपुलेशन है वो रीनल स्टोन को एक्सपीरियंस करता है, यानी उसको होता है। और मेल का जो रेशियो है वो फीमेल से ज़्यादा है, यानी रीनल स्टोन जो है वो ज़्यादातर देखने को मेल में मिला है। इसका रेशियो जो है 2:1 है, यानी 3 लोगों में 2 लोग मेल पाए जा रहे हैं और 1 फीमेल पाई जा रही है। इसका रेशियो यही है, 2:1 है। उसके बाद ये जो ऑब्जर्व मतलब ये जो पाया जा रहा है वो लाइफ के सेकेंड और थर्ड डिकेड्स ऑफ लाइफ में पाया जा रहा है, यानी 20 साल आप क्रॉस कर जा रहे हैं या 20 से वो 30 साल हो रहा है, 35 साल, 40 साल, उसके बाद ही ये केस देखने को मिल रहा है, यानी यंग एज की बीमारी है ये नेफ्रोलिथियासिस। अब नेफ्रोलिथियासिस होता क्या है, कितने टाइप का होता है। तो नेफ्रोलिथियासिस बेसिकली 4 टाइप का होता है, लेकिन और भी इसके टाइप्स हैं। तो पहला है कैल्शियम स्टोन, दूसरा मिक्स्ड स्टोन, तीसरा यूरिक एसिड स्टोन, चौथा सिस्टीन स्टोन। तो आइए 1 बाय 1 हम सबके बारे में जानेंगे कि कैल्शियम स्टोन क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, सिस्टीन क्या होता है और अदर टाइप्स ऑफ स्टोन क्या होता है। तो आइए कैल्शियम स्टोन के बारे में जानते हैं। कैल्शियम स्टोन बेसिकली 75% मतलब लोगों में पाया जा रहा है। जैसे अगर किसी को रीनल स्टोन है तो 75% लोगों में ना कैल्शियम स्टोन होता है। मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन जो है वो कैल्शियम स्टोन है। कैल्शियम स्टोन में भी वेराइटीज़ है, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट लगभग 50% पाया जा रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट 5% लोगों में पाया जा रहा है, और दोनों का मिक्स यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो 45% लोगों में पाया जा रहा है। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी जानते हैं। इटियोलॉजी का मतलब ये होता है काउज ऑफ डिजीज़, यानी ये कैल्शियम स्टोन क्यों फॉर्म हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखिए 50% ऑफ पेशेंट विथ कैल्शियम स्टोन हैव इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन काउज, यानी जो 50% पेशेंट होते हैं कैल्शियम स्टोन वाले, उसका जो कारण होता है वो अननोन होता है, लेकिन उसमें हाइपर कैल्सीयूरिया पाया जाता है। हाइपर कैल्सीयूरिया विदाउट हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीयूरिया से मतलब ये हुआ कि जो यूरिन में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई है, ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। विदाउट हाइपर कैल्सीमिया यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी कैल्शियम जो है वो बॉडी से निकल रहा है यूरिन के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया विदाउट हाइपर कैल्सीमिया। एक कारण ये होता है कैल्शियम स्टोन का। उसके बाद दूसरा है 10% हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैल्सीयूरिया। 10% लोगों में दोनों चीज़ पाया जा रहा है, उसका हाइपर कैल्सीयूरिया यानी यूरिन में भी ज़्यादा निकल रहा है कैल्शियम, और उसके ब्लड में भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है, मैं फार्मा की जो लेक्चर थी उसमें मैं बताया था कि हाइपर कैल्सीमिया वब होगा जब कोई थायराइड मतलब पैराथायराइड हार्मोन का डिसबैलेंस, यानी पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर हाइपर पैराथायरिज्म यानी पीटीएच का लेवल ब्लड में ज़्यादा बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि पीटीएच जो होता है वो कैल्शियम मेंटेन करवाने का काम करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करता है। तो अगर किसी को हाइपर पैराथायरिज्म है तो वो हाइपर कैल्सीमिया का काउज बनेगा, और हाइपर कैल्सीमिया जब होगा तो हाइपर कैल्सीयूरिया भी होगा, यानी ब्लड में अगर अननेसेसरी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो बॉडी जो है वो उसको निकालने की कोशिश करेगा, इसी वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो बॉडी है या इंटेस्टाइन है
उसमें कहीं प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम का जितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाएगा, यानी कैल्शियम ब्लड में है तो वो निकालने की कोशिश करेगा, तो वो कैल्शियम यूरिन के थ्रू बाहर निकलता रहेगा। उसके बाद रीनल हाइपरकैल्सीयूरिया। रीनल हाइपरकैल्सीयूरिया का मतलब है कि रीनल इनडिफिशेंसी है, यानी रीनल डिजीज़ है, उसके ट्यूब्यूल्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और कैल्शियम को बाहर कर रहा है, और किसी कारणवश वो कैल्शियम को बाहर निकालने का काम कर रहा है। इसी वजह से उसी को हम बोलते हैं रीनल हाइपरकैल्सीयूरिया। उसके बाद 50% पेशेंट जो था वो कैल्शियम स्टोन जो था वो हाइपर कैल्सीयूरिया विदाउट हाइपरकैल्सीमिया, 10% हाइपरकैल्सीयूरिया विथ हाइपरकैल्सीमिया, और उसके बाद 15% पेशेंट जो है वो हाइपर यूरिकोज यूरिया। हाइपर यूरिकोज यूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिक एसिड का यूरिन से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं हाइपर यूरिकोज यूरिया। एक तो नॉर्मल यूरिक एसिड बाहर निकलता है, लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगे उसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिकोज यूरिया। लेकिन इस केस में क्या होता है कि यूरिक एसिड ब्लड में नॉर्मल होता है, लेकिन किसी वजह से, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या किसी कारणवश क्या होता है, यूरिक एसिड यूरिन में बाहर निकलता रहता है। लेकिन इसमें ब्लड में यूरिक एसिड नॉर्मल होता है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल होता है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती है, तब भी 15% लोगों में कैल्शियम स्टोन फॉर्मिंग हो जाता है। उसके बाद 25% जो केस है वो इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक कैल्शियम स्टोन डिजीज़। ठीक है, इडियोपैथिक उसका मतलब ये हुआ कि अननोन काउज है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिख रही है, यानी उसको जो हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अगर उसमें हम जाते हैं कोई चीज़ चेक करते हैं, जैसे मान के चलिए उसका यूएसजी करवाते हैं तो स्टोन मिल रहा है, बाकी और दूसरी चीज़ें देखते हैं जैसे इसमें हाइपरकैल्सीयूरिया है या नहीं है, या फिर मतलब इसमें यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का बढ़ा हुआ है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रीनल इनसफिशिएंसी है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है 25% लोगों में, अननोन काउज रहता है, उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक। तो इडियोपैथिक का मतलब ये होता है अननोन काउज। तो जो इसकी कारण था वो आप समझ गए हैं। पहला कारण था वो हाइपरकैल्सीयूरिया विदाउट हाइपरकैल्सीमिया, दूसरा था हाइपरकैल्सीयूरिया विथ हाइपरकैल्सीमिया, और तीसरा था हाइपर यूरिकोज यूरिया, और चौथा है इडियोपैथिक। ये चारों काउज है इसका। पैथोजेनेसिस देखते हैं, यानी ये कैसे डिजीज फॉर्म कैसे होता है, क्या इसका तरीका, कैसे मैकेनिज्म क्या है, कैसे फॉर्म होता है डिजीज। तो क्या होता है, पहले जब मान के चलिए अगर कहीं पे क्रिस्टल बन रहा है, कोई स्टोन फॉर्मिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होगा ना, छोटे छोटे कण जो है वहाँ पे जमा होंगे, तो पहले क्रिस्टल ग्रोथ होता है, यानी एक क्रिस्टल एक स्टोन बनता है, पहले उसका ग्रोथ होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका एग्रीगेशन होता है, यानी जब फिर दूसरा स्टोन, तीसरा स्टोन, चौथा स्टोन उस पर आके जमने लगता है, और फिर क्रिस्टल एग्रीगेशन होने के बाद क्रिस्टल रिटेंशन होता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। जब वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, वो कैल्शियम स्टोन फॉर्म कर देगा। क्रिस्टल ग्रोथ हमेशा होता रहता है, लेकिन वो बाहर भी निकलता रहता है। क्रिस्टल एग्रीगेशन भी होगा तब भी बाहर निकाल देता है, जो ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स, जो रीनल एक्सक्रीशन है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर रिटेंशन हो गया, अगर वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कैसे क्रिस्टल ग्रोथ होता कैसे है, ये होता वैसे है जैसे इम्बैलेंस बिटवीन डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर इन द यूरिन। यानी जो सुपर सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिनरी सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की मात्रा है यूरिन में, प्रोटीन हुआ और भी दूसरी चीज़ में जो भी चीज़ें हैं, सॉल्यूट जो भी हैं, वो सारी चीज़ें क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो जो एक तो सुपर सैचुरेशन हो गया, यानी कंसंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूट का, और दूसरा क्या होता है, जो चीज़ उसको रोक रहा था, जो इनहिबिटर था उसको सैचुरेट करने से या रोकने से यूरिन में, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, या उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस बिटवीन डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन, जो सैचुरेशन हो रहा है उसमें इम्बैलेंस होना, या जो इनहिबिटर था उसको सैचुरेशन को रोकने में उसमें बैलेंस होना, दोनों के तालमेल में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, रीनल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि एनीथिंग दैट प्रोड्यूस अ सस्पेक्टिबिलिटी टू अ कंडीशन और डिजीज। ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई चीज़ जो हमको किसी बीमारी को सस्पेक्ट करने के
सोचने पे मजबूर कर रहा है, सस्पेक्ट करने पे मजबूर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में पहला है अल्कलाइन यूरिनरी पीएच। जो यूरिन का पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है, यानी उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। तो जब पीएच वैल्यू बढ़ जाता है तो आपको पता है कि जो कैल्शियम है वो एसिड में सॉल्युबल होता है, और अगर अल्कलाइन हो जाएगा कोई चीज़, कोई लिक्विड अल्कलाइन हो जाएगा तो उसमें वो सॉल्युबल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा तो पार्टिकल जो है वो कंडेंस फॉर्म में होगा। जब कंडेंस फॉर्म में होगा तो वो मैसिव होगा, मैसिव होगा तो क्या होगा, वो जमना शुरू होगा, जमना शुरू होगा तो फिर उसके ऊपर भी और भी बहुत सारे कैल्शियम शुरू होंगे, तो क्या होगा, एग्रीगेट होगा। एग्रीगेशन का मतलब ही होता है कि वन पार्टिकल अटैच टू अदर पार्टिकल विथ सेम स्पीसीज। अगर एक कैल्शियम दूसरे कैल्शियम के साथ जुड़ रहा है, यानी तह पे तह लग रहा है, ठीक है ना, परत दर परत लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। तो कैल्शियम एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, और जब कैल्शियम एग्रीगेशन हुआ ऑल इज वेल। अगर कैल्शियम एग्रीगेट होके भी बाहर निकल जा रहा है यूरिन के थ्रू तो देयर इज नथिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे रिटेंशन हो जाएगा, रुक जाएगा, कैल्शियम वहां पे एग्रीगेट हुआ और वहां पे रुका रह गया, दैट क्रिएट्स अ डिजीज स्टेट। वो क्या कर रहा है, डिजीज स्टेट क्रिएट कर रहा है, और उसी से स्टोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो क्या होगा, अल्कलाइन यूरिनरी पीएच तो आप समझ गए। जब अल्कलाइनिटी, जब यूरिनरी अल्कलाइनिटी बढ़ेगी, जब यूरिन में यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कैल्शियम जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में ना होकर कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो जमने लगता है। उसके बाद डिक्रीज यूरिनरी वॉल्यूम। जब यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स आसानी से नहीं ना होगा, फ्लक्स आसानी से नहीं होगा, यानी कि जितनी प्रेशर के साथ, जितना फोर्सफुली यूरिन पास आउट हो रहा था उतना प्रेशर के साथ वो पास आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि कम यूरिन है तो प्रेशर भी कम होगा। जब वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि जितनी अमाउंट रहेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा ना, तो कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल है वो फोर्सफुली बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो वहां पे रुकने का संभावना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्जेलेट एंड यूरिक एसिड। जब ऑक्जेलेट, फैटी एसिड या और भी दूसरी चीजें या यूरिक एसिड, कोई भी चीज़ का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। जब मान के चलिए यूरिन है, यूरिन में क्या होगा कि अगर उसमें जो पार्टिकल्स है, यूरिक एसिड हुए और भी दूसरी चीज़ें हुई, वो पार्टिकल्स अगर ज़्यादा मात्रा में मिलने लगेगा, ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट होने लगेगा, तो उसके जमने की संभावना भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना। जब जमने की संभावना ज़्यादा होगा, जो इसी वजह से क्या होता है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्जेलेट एंड यूरिक एसिड। ये था पैथोजेनेसिस, इसका कैसे फॉर्म हो रहा है। पहला मैं बताया हूँ, अल्कलाइन बढ़ेगा तो कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो जाता है। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घटने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो फोर्सफुली एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो जाएगा। दूसरा है यूरिक एसिड और ऑक्जेलेट की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, जो चीज़ें अगर बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा किसी पार्टिकल्स का, उसकी वजह से क्या होगा, सुपर सैचुरेशन हो जाएगा। सुपर सैचुरेशन होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी दिखता कैसा है। अगर मान के चलिए किसी में कैल्शियम का स्टोन फॉर्म हो गया तो हम उसकी यूएसजी करवाएं या फिर कोई अदर डायग्नोसिस करवाएं, जैसे सीटी स्कैन करवाएं हम, तो क्या होगा कि हमें जो स्टोन है वो ओवाइड दिखेगा, यानी गोल दिखेगा। उसके बाद हार्ड होगा, वो ग्रेनुलर फॉर्म होगा। ग्रेनुल से समझते हैं ना, जो बबल्स, ग्रेनुल्स, ठीक है ना, ग्रेनुल्स से ये समझिए आप कि ये फेस वॉश कभी देखते हैं ना, एक ग्रेनुलर आता है, एक विदाउट ग्रेनुलर आता है। जो फेस वॉश आप फेस पे यूज करते हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा बबल उसमें आ रहा है, यानी वो थोड़ा आपके इसको स्किन को इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो ग्रेनुलर होता है, ग्रेनुल्स विथ फेस वॉश होता है। और जो उसमें बबल्स नहीं होता है, एकदम स्मूथली वो आपके पूरे फेस पे चला जा रहा है, कहीं पे कोई स्ट्रेच नहीं कर रहा है, कोई स्क्रैच नहीं कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, तो वो विदाउट ग्रेनुल्स होता है। तो इसके जो स्टोन होते हैं ना, उस पर छोटे छोटे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, तो इसकी डायग्नोसिस बनाने में आसान हो जाती है। दूसरा था मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन क्या होता है, मिक्स्ड स्टोन जो होता है वो बहुत सारे जो एलिमेंट्स है, बहुत सारे जो आयन है उससे मिलके बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम, अमोनियम, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब का मिक्स्ड होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है उस स्टोन में। तो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, यानी कि इसका काउज और इसके डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रहा है, वो देखते हैं हम। तो ये जो मिक्स्ड स्टोन है ना, वो 15% लोगों में पाया जा रहा है, यानी 15% लोगों में मिक्स्ड स्टोन पाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जा रहा था, कैल्शियम में 65%।
75%, आई एम सॉरी 75%, और मिक्स्ड स्टोन जो है वो 15% पाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्या होता है कि यूटीआई होता है, किसी पेशेंट को अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और उसमें ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पैथोजेंस पाए जा रहे हैं उस इन्फेक्शन में जो यूरिया को स्प्लिट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है ना। जो यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म है, यूरिया स्प्लिटिंग पैथोजेंस है, जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है यूरियास को। तो यूरियास को प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाती है, कैल्शियम बढ़ जाता है, बाकी सारी चीज़ें बढ़ जाती है, ठीक है। जब वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड स्टोन। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, यूटीआई में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिया स्प्लिटिंग पैथोजेंस है, यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म है। पहला तो है प्रोटियस, सबसे ज़्यादा प्रोटियस जो होता है, प्रोटियस का इन्फेक्शन यूटीआई कॉमन है, इकोलाई सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन प्रोटियस भी कॉमन है। तो प्रोटियस का इन्फेक्शन अगर है, यूटीआई का इन्फेक्शन, यूटीआई के पैथोजेंस अगर प्रोटियस है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें चांस हो जाता है कि उसको मिक्स्ड स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। क्लेब्सिला, स्यूडोमोनास, इंट्रोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें फॉर्म करती है यूरियस, और यूरियस क्या करता है, वो डिस्पोजिंग फैक्टर है मिक्स्ड स्टोन के फॉर्मिंग में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन में क्या है, यूरिक एसिड स्टोन जो है वो यूरिक एसिड कैल्कुलाई होता है, उसमें यूरिक एसिड का स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, अगर किसी में हाइपर यूरिसेमिया है, यानी अगर यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई है तो उसको हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। तो अगर यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ है तो उससे क्या होगा, हाइपर यूरिकोज यूरिया होगा, यानी ब्लड में कोई चीज़ अननेसेसरी अगर बढ़ जाती है ना, तो नॉर्मली हमारा जो बॉडी है, हमारा जो रीनल सिस्टम्स है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अगर हाइपर यूरिसेमिया होगा, यानी ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ी हुई रहेगी, तो हाइपर यूरिकोजिया भी होगा। और जब हाइपर यूरिकोजिया होगा तो आपको पता है, जब यूरिन में कोई भी कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का बढ़ता है तो वो डेंस फॉर्म में होगा, मैसिव फॉर्म में होगा, और वो सेटल डाउन होना शुरू होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जमने लगेगा, एग्रीगेट करने लगेगा, और जिसकी वजह से एक स्टोन का, एक कैल्कुलाई का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसकी काउज क्या था, इटियोलॉजी क्या था, हाइपर यूरिसेमिया, दूसरा हाइपर यूरिकोजिया, और गॉट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। गॉट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गॉट में बेसिकली होता क्या है, गॉट जो है वो उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इतना ही समझिए कि गॉट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है। यूरिसेमिया होने की वजह से वो जगह जगह जमने लगता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है। उसके बाद एसिडिक यूरिनरी पीएच लेस देन 6 होगा। जो यूरिक एसिड है, एक तो यूरिक एसिड ऑलरेडी एसिडिक है, और दूसरा क्या होगा कि अगर अल्कलाइन जो होता है, अगर यूरिन का पीएच वैल्यू लेस देन 6 होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि ये उसको डिस्पोज करता है यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्मेशन में। उसके बाद क्या था, लो यूरिनरी वॉल्यूम। जो यूरिनरी वॉल्यूम है, जो यूरिन का वॉल्यूम है, अगर वो लो होगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर वो लो होगा तो प्रेशर कम होगा, जो प्रेशर कम होगा तो जो कंटेंट पाए जा रहे हैं, जो चीज़ें पाई जा रही है यूरिन में, वो फोर्सफुली एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन होगा, और उसकी वजह से यूरिन में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद अब पैथोजेनेसिस देखते हैं। ये पीएच जो है ना, इसका मैं बताता हूँ थोड़ा नीचे, पैथोजेनेसिस में हम बताते हैं क्या होता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, यूरिक एसिड बढ़ता है या पीएच बढ़ता है तो क्या होता है, आपको पता है ना, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो यूरिकोज यूरिया होगा, हाइपर यूरिकोज यूरिया होगा। तो यूरिकोज यूरिया जब कोई चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो वो फिर जमने की भी कगार पे आ जाता है। तो पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि अगर एसिडिटी अगर बढ़ जाती है तो कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, कैसे ये स्टोन को बनाने में मदद कर रहा है। तो अगर हाई पीएच वैल्यू है यूरिन का, तो क्या होता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। मान के चलिए अगर किसी का यूरिन अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन है तो उसमें जो
सॉलिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो अगर उसमें सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है यूरिक एसिड की, तो क्या होगा, यूरिक एसिड आसानी से निकल जाएगा, सॉल्युबल है वो, यूरिन में मिक्स होकर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर इसका pH 7 है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यानी 1 डेसीलीटर में 200 मिलीग्राम यूरिक एसिड पाया जाता है, तो भी आसानी से निकल जाएगा। अगर यूरिन अल्कलाइन है तो तब भी निकल जाएगा। अगर मान के चलिए pH वैल्यू 5 हो गया, तो 5 हो गया इसका मतलब एसिडिक हो गया। तो अगर यूरिक एसिड अगर एसिडिक हो गया, एसिडिक pH हो गया, जो pH है वो 5 हो गया, लेस देन 7 हो गया, तो क्या हो गया, यूरिन तो एसिडिक हो गया। और एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। यानी जो कंस्टिट्यूएंट है वो बहुत कम सॉल्युबल हो गया। जब बहुत कम सॉल्युबल होंगे तो जो रिमेनिंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एग्रीगेट करेंगे और फिर वो स्टोन का फॉर्मेशन करवा देंगे। अगर मान के चलिए pH वैल्यू उसका यहाँ तो 5 तक ही दिया था, अगर pH वैल्यू उसका 5 से भी लेस देन 5 हो गया तो क्या होगा, और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जब और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो जो कंस्टिट्यूएंट है यानी यूरिक एसिड जो है वो और लेस सॉल्युबल हो जाएगा। जब और लेस सॉल्युबल होगा तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। ये इसकी पैथोजेनेसिस थी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यूरिन इंक्रीज एसिडिक, तो आगे क्या होता है, यूरिक एसिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। जब एसिडिक वैल्यू जो है वो बढ़ेगा अगर यूरिन में, तो यूरिक एसिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। और जब यूरिक एसिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा तो यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स इंक्रीज कर जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी इसका देखते हैं, ये स्मूथ होता है, हार्ड होता है। उसका हम देख रहे थे क्या था, वो स्मूथ नहीं था, वो ग्रेनुलर था। आपको याद है ना, मैं कैल्शियम बताया अभी जस्ट, वो क्या था, ग्रेनुलर था। लेकिन ये क्या है, स्मूथ है, हार्ड है, उसके बाद मल्टीपल फॉर्म में है ये, और लेमिनेटेड है। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि मतलब परत दर परत लगा हुआ रहता है, ये लेमिनेटेड है। और एक चीज़ और, इसकी जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस जो होती है ना, वो क्या है, ये रेडियोल्यूसेंट होता है। रेडियोल्यूसेंट, यहाँ देखिए रेडियोल्यूसेंट होता है। रेडियोल्यूसेंट का मतलब ये होता है कि लेस डेंस, यानी परमिट एक्सरे, जब एक्सरे परमिट कर जाएगा, यानी मान के चलिए अगर हम किसी का एक्सरे करवाते हैं, किसी के स्टोन है, अगर हम उसका एक्सरे करवाते हैं तो उसका एक्सरे करवा, तो जो रेज है अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो आगे क्या होगा, ब्लैक होगा ना। अगर ये एक्सरे कर जाएगा तो ब्लैक होगा, लेस डेंस होने की वजह से। कोई चीज़ अगर डेंसिटी उसकी कम होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो चीज़ें पास कर जाएगी ना आसानी से। अगर ज़्यादा डेंसिटी का होगा तो वो एक्सरे जो है वो पास नहीं करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है। लेकिन ये रेडियोल्यूसेंट होता है, ब्लैक हो जाता है। तो इससे भी हमको अंदाजा लग जाता है कि ये कैल्शियम है या यूरिक एसिड है। और कैल्शियम में क्या था, रेडियो ओपेक था। कैल्शियम में क्या था, रेडियो ओपेक था। यहाँ देखिए ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम स्टोन में जो इसकी रेडियोलॉजिकल जो ये था वो रेडियो ओपेक था, और इसमें यूरिक एसिड स्टोन में क्या था, ब्लैक है, यानी रेडियोल्यूसेंट है। तो ये आप यहाँ तक समझ गए हैं। उसके बाद सिस्टीन स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं। सिस्टीन स्टोन लेस देन 2% लोगों में पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। उसमें क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होता है, इसमें सिस्टीन यूरिया होती है। सिस्टीन यूरिया क्या है, सिस्टीन एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, इसी से प्रोटीन मिलके बनता है, एमिनो एसिड से ही। तो ये एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड है ये। तो क्या होता है, इसकी मात्रा यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से सिस्टीन यूरिया हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी कंडेंस फॉर्म में आने लगता है, और इसकी वजह से भी सिस्टीन स्टोन फॉर्म कर देता है। ये जेनेटिकल डिफेक्ट होता है, ये पाया जाता है, ये बाय बर्थ होता है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये लिस्ट सॉल्युबल होता है। जब ये सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी तो ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। आपको पता है कि जब कोई चीज़ सॉल्युबल कम होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, और सॉलिड फॉर्म क्रिएट क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन क्रिएट स्टोन। तो यही इसका पैथोजेनेसिस है। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, स्मूथ है, राउंडेड है, और मल्टीपल है। उसके बाद दूसरा अदर कैल्कुलाई। अदर कैल्कुलाई 2% है, ये भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये जैंथीन यूरिया, जो जैंथीन है ना, वो भी एक आप
इसका देखेंगे जब गॉट का टॉपिक कभी पढ़ना होगा आपको, तो गॉट में क्या होता है ना, जो प्यूरिन होता है ना, उससे जो यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना, उसमें जैंथिन ऑक्सीडेज होता है, ठीक है, वो इसको मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ता है, उसके बाद उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद वो ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। तो इसमें क्या होता है, जैंथिन यूरिया, उसकी वजह से ये कैल्कुलाई फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी इनहेरिटेटेड है, ये भी मतलब बाइबॉर्न है, जेनाइटल कॉन्जेनाइटल डिजीज है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इस फिगर देखने से पहले हम सबसे पहले ये क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लें। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, यानी कंप्लेंट क्या करेगा पेशेंट। जो पेशेंट आएगा वो क्या कंप्लेंट करेगा। पेशेंट कंप्लेंट करता है फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन उसको बोलते हैं जो डॉर्सल पेन होता है, ठीक है, बैक साइड पेन होता है, ठीक है ना, जो किडनी होता है वहाँ पे उसका पेन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टोन है, स्टोन की वजह से क्या होगा, पेन क्रिएट होता है। तो हमेशा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमको जो पीछे बैक साइड पेन हो रहा है, ठीक है, ग्रोइन एरिया में भी हो सकता है और भी उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, जहाँ किडनी सिचुएटेड है वहाँ हो सकता है। उसके बाद वहाँ हीमेचूरिया हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। दूसरा भी और भी बहुत सारे कंप्लेन हो सकता है कि उसको जो पेन है सुप्राप्यूबिक पेन भी हो सकता है, ये भी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि मे भी यूटीआई हो, यूटीआई की वजह से पेन दूसरी जगह हो, वहाँ के साथ साथ और जो दूसरी जगह हो। और पेन क्या होता है ना, रेडिएट होता रहता है, यानी वो जैसे पूरे यूरिनरी ट्रैक में रेडिएट होता है। अब मान के चलिए कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे स्टोन है तो स्टोन यहाँ पे है, तो किडनी जो है, किडनी का काम क्या है, वो जो वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट लिक्विड है, उसको बाहर करना। वो जो बाहर करेगा, तो अगर यहाँ से मान के चलिए किडनी नीचे उतारा, जो यूरिनरी ब्लड में उतारने की कोशिश किया, तो यहाँ पे आके रुकावट पैदा होगी। बीच में अगर स्टोन है, ये देखिए स्टोन है, यहाँ पे रुकावट पैदा होगी, उसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। पेन क्यों होगा, क्योंकि अपोज करेगा ना, वहाँ पे फ्लूइड बढ़ेगा, स्ट्रेच होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पेन क्रिएट होगा। जब पेन क्रिएट होगा तो वो पेन और भी दूसरी जगह रेडिएट करना शुरू करेगा, तो रेडिएशन भी हो सकता है पेन में। तो यही कंप्लेन होती है मोस्टली। हम इसको रूल आउट कर सकते हैं यूएसजी करवा के, और भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये सब मेडिसिन का टॉपिक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में वो मेडिसिन में कवर होगा। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब देखते हैं। अगर किसी को रीनल स्टोन है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहली बात तो रीनल स्टोन है तो वो करेगा क्या, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, यानी जो यूरिन किडनी से होते हुए, यूरिथ्रा से होते हुए, यूरेटर से होते हुए आता है, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट हो गया, तो अगर इस बीच में कहीं पे भी रुकावट होगी, कहीं पे भी स्टोन फॉर्म होगा, तो उसकी वजह से लिक्विड रुकेगा ना, कहीं पे भी लिक्विड रुक जाएगा। जब लिक्विड रुकेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एरिया को फैलना पड़ेगा ना। जब एरिया फैलेगा तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, यानी वाटर, यानी जो लिक्विड था उसका रिटेंशन हो रहा है, वो रुक रहा है ड्यू टू स्टोन फॉर्मेशन। बीच में स्टोन कहीं पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे नीचे जो फ्लूइड है, जो यूरिन है, वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से यूरिन रुका रह जा रहा है, किडनी में रुका रह सकता है और दूसरी जगह भी रुका रह सकता है। उसकी वजह से किडनी का साइज जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विड हमेशा रुक रहा है ना वहाँ पे। जब वो बढ़ जाएगा उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके बाद इसमें क्या होता है, रीनल फेल्योर भी हो सकता है। आपको पता है ना कि रीनल फेल्योर क्या होता है, जब जो वेस्ट मटेरियल्स है वो अगर एक्सक्रीट नहीं होगा, अगर वो अपना फंक्शन छोड़ देगा किडनी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रीनल फेल्योर के कंडीशन में चला जाता है, जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो रीनल फेल्योर हो सकता है। दूसरा चीज़ है रीनल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा होता क्या है, कैंसर वही है, अगर बार बार कोई इंजरी हो रही है, बार बार कोई चीज़ें इंजर्ड कर रही है, तो सेल अपने आप को डिफेंस कर लेता है, चेंज कर लेता है खुद को बचाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब सेल अपने शेप, साइज और अपनी मॉर्फोलॉजिकली चेंज करता है, माइक्रोस्कोपिकली चेंज करता है, वो क्या होता है, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, वो चेंज करता है, तो वो कार्सिनोमा का फेज हो सकता है, कार्सिनोमा भी डेवलप करवा सकता है। क्यों, क्योंकि बार बार स्टोन है यहाँ पे, तो स्टोन क्या है, स्टोन एक इन्फ्लामेशन है ना, इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है ना,
एक इन्फ्लामेटरी एक्शन चल रहा है बॉडी में रेगुलरली, तो उसको बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है, बार बार WBC सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इंजरी, अगल बगल के सेल जो है वो इंजर्ड होते रहेंगे। उसके इंजरी की वजह से अगर बार बार कोई चीज़ इंजर्ड हो रही है तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। इसीलिए रीनल सेल कार्सिनोमा भी स्टोन के इसमें हो सकता है। दूसरा है पाइलोनेफ्राइटिस, UTI। सिस्टाइटिस भी हो सकता है, यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहीं भी उस ट्रैक्ट में, यानी किडनी से लेके और यूरेथ्रा कहीं तक भी पूरा इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है आपको पता है ना, बहुत सारा बैक्टीरिया यूरिन में पाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, अटैच नहीं हो पाता है यूरिनरी ब्लैडर से, वो रुक नहीं पाता। क्यों नहीं रुक पाता है? क्योंकि हमारा जो यूरिन है वो बार बार निकालना पड़ता है, बार बार एक्सक्रीट करना पड़ता है और फोर्सफुली एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट चीज़ें होती है, जो भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, जो कुछ भी होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर स्टोन है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन है वो रिटेंशन हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया लॉज कर जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर। जब वो रुक जाएगा तो एक इन्फ्लामेटरी एक्शन बॉडी में डेवलप हो जाता है और वो इन्फेक्शन काउज करता है, दैट इज कॉल्ड UTI। तो आप कॉम्प्लिकेशन देख लिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हुआ, रीनल फेलियर क्यों हुआ, रीनल सेल कार्सिनोमा क्यों हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें देख ली। क्लिनिकल फीचर भी समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए हैं।